हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो दोनों मीडियम के ही बच्चे मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं। और आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप यार पढ़ सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। बल्कि ऑब्जेक्टिव में तो और कम पढ़ना पड़ता है, चलो हाँ, और डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है, कम क्या पढ़ना पड़ता है, और पॉइंट्स पूरे पढ़ने पड़ते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव में तो आप खुद से भी बना के देख सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बताए ही हैं आपको, लेकिन इस तरह से बताएं कि आपका वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर चाहे आप सब्जेक्टिव कर रहे हो चाहे ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, अगर सब्जेक्टिव होगा तो आप अपने आप से बना के लिख लोगे, ऑब्जेक्टिव होगा तो इतना सफिशिएंट इनफ है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको, ठीक है, और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो आज का हमारा फैक्ट है कि आपको दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन पे, ईच डे द एवरेज पर्सन शेड्स 60 to 100 strands ऑफ हेयर, यानी कि डेली हर दिन 60 से 100 बाल झड़ते हैं हर एक इंसान के। मतलब एवरेज लिया गया है कि हर दूसरे तीसरे इंसान के 60 से 100 बाल रोज झड़ते हैं। सोचो, एक दिन में एक इंसान के 100 बाल झड़ रहे हैं, बेचारा टकला ना हो जाए आगे जाके। पर ऐसा नहीं है, ये होता है क्योंकि देखो हेयर फॉल तो सब में कॉमन है, सबके बाल झड़ते हैं, लेकिन उनकी जगह पे नए बाल नहीं निकले तब हाँ वो थोड़ा सा चिंताजनक विषय होता है। बट टिल देन यार सबके झड़ते हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत लोग के बाल झड़ रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल सबके होता है, अब तो फैक्ट भी मैंने बता दिया यार, देख लो 60 से 100 बाल रोज़ झड़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जगह पे नए बाल नहीं निकले तब टेंशन लो यार, तब डॉक्टर वगैरह से कंसर्न करो। बट अगर ऐसा हो रहा है तो सबके साथ होता है, ठीक है। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, तो उस पर आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यार देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होता है, साइट क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन की, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोसेस कैसे शुरू होती है, कहाँ पे शुरू होती है, किस स्ट्रैंड पे शुरू होती है, क्या उसकी पोलैरिटी होती है, कहाँ पे एंड होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन है। देखो प्रोसेस तो यार थोड़ी सी डिफरेंट है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। पहली बात तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते ही हैं, पहले भी मैंने बताया अपने वीडियोस में। प्रोकैरियोट्स यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और हम लोग जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स, अब जाहिर सी बात है यार, अब जो बैक्टीरिया में हो रहा होगा वो हम में थोड़ी ना होने लगेगा, जो हम में हो रहा है वो बैक्टीरिया में सेम नहीं होगा, कुछ डिफरेंस होगा ही होगा। तो वही डिफरेंस इसमें भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन में सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बहुत ईजी वे में आप लोग आगे समझ जाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ें कॉमन है जो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो ईजिली, वो देख लो। देखो यूकैरियोट्स यानी कि हम लोग, हमारे में ट्रांस मतलब ट्रांसक्रिप्शन, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन G1 एंड G2 फेज। ये पूछा जाता है अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो किस फेज में होगा, तो G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल में हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस में मतलब शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स मूव्स आउटसाइड द साइटोप्लाज्म और फर्दर फिर ये साइटोप्लाज्म में जाता है किस चीज़ के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए। अब यार ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए बन रहा है। आरएनए क्यों बनता है हमारी बॉडी में, मैंने पहले भी अच्छे से समझाया आपको बहुत ही इजी वे में कि आरएनए क्यों बनता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन्स को बनाने के लिए, प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करने के लिए। तो इसलिए आरएनए बनता है। प्रोटीन्स क्यों यूज़फुल होते हैं भाई, हमारी ग्रोथ के लिए यूज़फुल होते हैं। हम बढ़ रहे हैं, हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है, हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है अंदर ही अंदर, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन्स की वजह से होता है। प्रोटीन्स नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी होता है और ट्रांसलेशन ज़रूरी होता है, ठीक है, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी, इसमें एक ही एंजाइम होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डीएनए की तरह काफ़ी सारी एंजाइम्स इसमें वर्क नहीं करती हैं, इसमें एक ही एंजाइम रोल प्ले करती है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम दोनों में ही सेम होती है, कॉमन होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों में यही सेम एंजाइम काम करेगी। तो यूकैरियोट्स का समझ में आया, G1 G2 फेज में होता है, न्यूक्लियस में होता है और फिर खत्म होता है आके साइटोप्लाज्म में। इधर समझो, इधर पहले भी बताया, देख लो, जैसे कि ये सेल है, सेल तो पता ही है ना आप लोगों को, सेल के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट होता है। ये भी नहीं पता है तो डूब मरो, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं पता है, इट्स ओके, मैं बता रही हूँ। सेल से ही हमारी बॉडी मिलके बनी है, सेल से ही यार हम बने हैं।
तो सेल जो होता है, सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और सेल में जो है एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस लिक्विड को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो आरएनए होता है वो इस न्यूक्लियस में बनना शुरू होता है और फिर बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में फर्दर राइबोसोम्स वगैरह के साथ मिलकर ये प्रोटीन बना लेता है, यानी कि ट्रांसलेशन कर लेता है, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। और ये कैसे होता है ये भी मैंने इजी वे में आपको समझा दिया है। बाकी जो आपके लेवल वाला है वो अब आप लोग को मैं पढ़ाऊँगी आगे वाले वीडियोज़ में, तो टेंशन नहीं लेना। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? 3 प्रोसेसेस होती हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट्स में भी यही 3 होती हैं और यूकैरियोट्स में भी यही 3 प्रोसेसेस होती हैं, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बस कुछ डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है, ठीक है। सिंगल एंजाइम होती है, मैंने बताया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और कहीं कहीं अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही लिखा मिलेगा, तो आपको आरएनए पॉलीमरेज ही टिक करना होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखा मिले, आरएनए पॉलीमरेज भी लिखा होगा तो वो भी सही होगा, ठीक है। फिर सिंगल एंजाइम चाहिए होती है, इसमें भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दोनों में कॉमन ही होती है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो। अच्छा, सिग्मा फैक्टर और रोहो फैक्टर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि होता क्या है सिग्मा फैक्टर। देखो, ये मैंने आप लोगों को ये डायग्राम दिखाया था, ये प्रोमोटर रीजन वाला ये ट्रांसक्रिप्शन का एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है पहले वीडियो में। तो देखो, ये जो प्रोमोटर रीजन आपको दिख रहा है जहाँ पे प्रोमोटर लिखा हुआ है, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज स्टार्ट सिग्नल एट प्रोमोटर रीजन, यानी कि सिग्मा फैक्टर जो होते हैं ये इनिशिएट करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, मतलब उस चीज़ को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। प्रोमोटर को एक्टिवेट करता है सिग्मा फैक्टर कि हाँ अब तुम चालू हो जाओ, तुम्हारा काम अब तुम्हारा टाइम आ गया, चलो अपना काम करो, ठीक है। तो ये कौन करता है? सिग्मा फैक्टर करता है। और जो रोहो फैक्टर होता है, जो टर्मिनेटर आपको दिख रहा है, टर्मिनेटर से बोलता है कि टर्मिनेटर पे जो होता है ये लगा हुआ होता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ बस अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम निकलो, चलो तुम्हारी छुट्टी। तो सिग्मा फैक्टर शुरू कराता है और रोहो फैक्टर रोकता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। इतना समझ में आया आप लोगों को कि यूकैरियोट्स में जो होता है ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन की नीड क्या होती है, उसमें रिक्वायर्ड कौन सी एंजाइम होती है, प्रोकैरियोट्स में कौन सी 3 प्रोसेसेस होती हैं और कौन सी एंजाइम चाहिए होती है, सिग्मा फैक्टर रोहो फैक्टर क्या होते हैं। अच्छा, अभी इसका डिस्क्रिप्टिव वे मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे ये प्रोसेस अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ चीज़ों से अवेयर हो जाओ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो G1 और G2 फेस में हो रहा है सेल साइकिल के। मैंने रेप्लिकेशन भी पढ़ाया है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपका ये रिवीजन हो रहा है कि जो रेप्लिकेशन है वो किस फेस में होता था। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो वीडियो देखो जाके और मुझे आंसर दो। और बस ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।